अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना 4th लेक्चर स्टार्ट करने लगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। BPA 8th मॉर्निंग। मैं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर सैयद हैदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें फर्स्ट वन है जी टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, कॉस्ट के एस्टीमेट्स को हम रिफ़ाइन किस तरह कर सकते हैं, और थर्ड वन है जी एस्टीमेटिंग के लिए जो डेटाबेस हम बनाते हैं उसकी क्या वैल्यू है। टाइप ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी वर्क पैकेज जो है उसको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो डिटेल कॉस्ट एस्टीमेट उसका प्रिपेयर किया जाता है। कुछ टिपिकल जो कॉस्ट हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उनमें सबसे पहले है डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड वन है जी डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, एंड थर्ड वन जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट, G&A भी बोलते हैं इसे। डायरेक्ट कॉस्ट को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं: लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। ये तमाम की तमाम कॉस्ट बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए की जाती है ताकि किसी भी प्रोजेक्ट में या उसके वर्क पैकेज को बेटर वे में उससे रिलेटेड डिसीजन लिए जा सकें। टाइप ऑफ कॉस्ट में जी फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट। किसी भी चीज़ की कोई भी ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्टली एसोसिएट होती है उस प्रोजेक्ट के साथ या जो आइडेंटिफाइबल होती है उस प्रोजेक्ट के लिए, वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोजेक्ट टीम एंड इंडिविजुअल्स इम्प्लीमेंटिंग द वर्क पैकेज। और डायरेक्टली किसी भी वर्क पैकेज पर जो कॉस्ट आ रही होती है, इसके अलावा रियल कैश आउटफ्लो को ये रिप्रेजेंट करती है। रियल कैश आउटफ्लो मींस कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर जो कॉस्ट या रिसोर्सेज लग रहे हैं वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। और ये दूसरे इनडायरेक्ट ओवरहेड मींस कि इनडायरेक्ट कॉस्ट से अलग होती है डायरेक्ट कॉस्ट। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उस बिल्डिंग बनाने के लिए जो सीमेंट, सरिया, ईंटें, ये जो तमाम कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। सेकंड वन है जी हमारे पास डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड तो नहीं होती, लेकिन इसके बगैर किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो उस बिल्डिंग पे तो जो मज़दूर काम कर रहे हैं, जो लेबर काम कर रही है एक्चुअली में वो, लेकिन उस लेबर की सुपरविजन के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर या सुपरवाइज़र होता है वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट ओवरहेड कॉस्ट के ज़ुमरे में आता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं होती और ये डायरेक्टली लिंक्ड भी नहीं होती किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के साथ। दीज कॉस्ट आर कैरिड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसकी एग्जांपल है कि वो कॉस्ट जो किसी भी प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजिंग में लग रही होती है, उसकी अकाउंटिंग या मैनेजिंग के लिए, ये जो सीनियर मैनेजमेंट बैठी होती है जो डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट पे काम तो नहीं कर रही होती, तो वो जो तमाम सारी कॉस्ट होती हैं वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट कहलाती हैं। वेरी करती है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को यूजली एलोकेट किया जाता है एज अ % ऑफ टोटल डायरेक्ट कॉस्ट और अ % ऑफ द टोटल ऑफ अ स्पेसिफिक डायरेक्ट कॉस्ट सच एज लेबर, मटेरियल, इक्विपमेंट। अगर हम कहते हैं कि 1 घंटा हमारी लेबर अगर काम करती है और उसका रेट 10 रुपीज़ है, तो हम ये एसोसिएट कर लेते हैं कि उस पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर आवर के हिसाब से हमारे पास 2 रुपये आ रही है। तो इसी तरह हम ऐड कर सकते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को भी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए। यहाँ पे कॉस्ट की एक समरी दी हुई है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप तमाम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट भी ऐड करते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट उसने दी हुई है $80,000 की, डायरेक्ट ओवरहेड दिए हुए हैं $20,000 का, तो इसको टोटल करेंगे तो 1 लाख टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी। 20% वो उस कंपनी की पॉलिसी है कि ये 20% जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेते हैं,
तो वो 20,000 उसका ऐड कर देंगे 1 लाख का, जो 20,000 होता है टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर इसी का जितने परसेंट भी प्रॉफिट 1,24,000 का जो प्रॉफिट बनता है, अगर वो 20% कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 24,000। तो टोटल बिड अगर आप करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, या आप कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें मिनिमम इतने में पड़ना चाहिए, तो वो $1,44,000 है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है जी, कॉस्ट और बजट जो है वो उनके यूज़र मुख्तलिफ हो सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसे मुकम्मल तौर पे इल्म या आगाही हो कि किस तरह उसने अपनी कॉस्ट को या बजट को सेट करना है, ताकि उसको कम्युनिकेट करने में आसानी हो। क्योंकि सिर्फ एक प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, फाइनेंशियल टीम, रिसोर्स एलोकेशन टीम और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी किसी न हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, तो उन सब के लिए ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है जी इसमें कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसे टाइमली कुछ बहुत सारे मंथ्स पहले पता होता है कि कब कब और किस तरह जो कॉस्ट है, बजटेड कॉस्ट है, वो अकर होगी उसकी। और ये फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि वो फ्यूचर के कैश आउटफ्लो को फोरकास्ट कर सके। फ्यूचर के कैश आउटफ्लो क्या है जी, कि कैश आउटफ्लो मीन्स कब कब कितना कितना पैसा जाएगा फ्यूचर में, और इनफ्लोज कब कितना पैसा आएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। विदाउट रिसोर्सेज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। तो जो ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रही होती है, अगर उनको पता हो पहले से कि इस साल के तीसरे महीने में अगर हमें 5 लाख की ज़रूरत है और चौथे महीने में 10 लाख की ज़रूरत है, तो वो पहले से उन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करके रखते हैं, ताकि शेड्यूल और कॉस्ट को, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मिनिमम रखते हुए टाइमली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास रिफाइनिंग एस्टीमेट्स। हम अपने एस्टीमेट्स को किस तरह रिफाइन कर सकते हैं, किस तरह बेहतर बना सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है जी, वर्क पैकेज एस्टीमेट्स आर एग्रीगेटेड एंड रोल्ड अप बाय डिलीवरेबल टू एस्टीमेट द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो भी वर्क पैकेज है उसके जो एस्टीमेट्स हैं उन्हें हम इकट्ठा करते हैं, और जो हमने डिलीवर किया होता है, जो हमने कंप्लीशन की होती है, उसके साथ कंपेयर करने के लिए, ताकि हम टोटल डायरेक्ट कॉस्ट किसी भी प्रोजेक्ट की फाइंड कर सकें। सेकंड वन है जी, एस्टिमेटेड ड्यूरेशंस आर एंटर्ड इनटू द प्रोजेक्ट नेटवर्क टू एस्टैब्लिश द प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड डिटरमिन द ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब हर प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट नेटवर्क्स बने होते हैं। प्रोजेक्ट नेटवर्क्स मीन्स किस तरह प्रोजेक्ट चलेगा, कौन कौन से फेजेज हमने पहले कंप्लीट करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। तो तमाम एस्टीमेट्स अगर हम उसके नेटवर्क में डालें किसी भी प्रोजेक्ट के, तो हमें उसके स्केड्यूल और उसकी ओवरऑल ड्यूरेशन का पता चल सकता है। एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि टोटल जो एस्टीमेट्स होते हैं वो मटेरियलाइज नहीं होते। जो हम एस्टीमेट करते हैं हमेशा वो सही नहीं होते। एक्चुअल कॉस्ट जो होती हैं किसी प्रोजेक्ट की, वो जो हम बजटेड कॉस्ट होती हैं उससे डिफ़र करती हैं और उससे एक्सीड करती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट एंड द स्केड्यूल एक्सीडिंग एस्टीमेट, सम प्रोजेक्ट मैनेजर एडजस्ट टोटल कॉस्ट बाय सम मल्टीप्लायर्स। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर मल्टीप्लायर्स यूज़ करते हैं उस कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे मल्टीप्लायर से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा फिगर जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकें, और दूसरी तरफ कि कोई भी हम ये देखते हैं कि अगर हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ कर गई है, तो उस कॉस्ट के इंक्रीज़ करने से क्या हमारे कोई बेनिफिट भी इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं हुए। अब रिफाइनिंग एस्टीमेट्स में नेक्स्ट जो बात वो करता है, वो ये बताते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि हमें ज़रूरत होती है, उसका एक्यूरेट एस्टीमेट वो अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा, इसके साथ साथ ह्यूमन माइंड इन्वॉल्व होता है इसमें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं और अदर फैक्टर्स होते हैं जो उन एस्टीमेट्स को एक्यूरेट बनाने में मददगार साबित नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ साथ अगर एस्टीमेट पूरे नहीं होंगे हमारे पास, या एक प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं होगी, तो जो डेडलाइन है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, वो अपनी वैल्यू ख़त्म कर देगी। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जिसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत
हर वक्त और मुसलसल रहती है। अब यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि जिसमें गलतियाँ ना हों, आप चीज़ें भूल ना जाएं या कुछ न्यू चीज़ें एडजस्ट या कुछ पुरानी चीज़ें प्लस माइनस ना हो रही हैं। तो इसके लिए क्या होता है, मुसलसल आप अपने जो एस्टिमेशन है उसमें चेंजिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू नीड। वो चेंजिंग बड़ी ज़रूरी होती हैं। और अगर ये चेंजिंग नहीं की जाएंगी तो जो प्रोजेक्ट की बेस लाइन है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चली जाएगी, और उसको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकालने के लिए आप ये चेंजिंग्स करते हैं और इन चेंजिंग्स को अकोमोडेट करते हैं ताकि चीज़ें अपनी बेस लाइन के मुताबिक और प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन की तरफ जाए। एस्टिमेशन प्रोसेस में बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होती हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट में इनहेरेंट होती हैं, जो उसकी अनसर्टेनिटी उसके कंप्लीट ना होने को शो कर रही होती है, जिसको प्रेडिक्ट करना फ्यूचर में जिसकी प्रेडिक्शन ज़रूरी होती है। उसकी कुछ रीज़न्स हैं जो हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला है जी इंटरेक्शन कॉस्ट आर हिडन इन एस्टिमेट्स, नॉर्मल कंडीशन डू नॉट अप्लाई, थिंग्स गो रॉन्ग ऑन प्रोजेक्ट, चेंजेस इन प्रोजेक्ट स्कोप एंड प्लान्स, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक, स्ट्रेटेजिक मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इस हर एक पॉइंट को अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो इंटरेक्शन कॉस्ट आर हिडन इन एस्टिमेट्स। गाइडलाइन हमें ये बताती है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए जो उसमें टास्क हैं वो इंडिपेंडेंटली कंप्लीट होने चाहिए, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, वैक्यूम क्रिएट नहीं होता। वो इसलिए कि बहुत सारे टास्क दूसरे टास्क के साथ एसोसिएट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको प्रोटोटाइप बना रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो जो डिज़ाइनिंग टीम है उसके साथ जो ऑन ग्राउंड टीम काम कर रही है, जो उस प्रोटोटाइप को बना रही है, बनाने के बाद जो अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो उसके लिए इंटरेक्शन ज़रूरी है। तो इस इंटरेक्शन में टाइम और कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक हिडन कॉस्ट होती है जिसका प्रेडिक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें तो जब भी हम किसी भी चीज़ पे कोई पेपर वर्क करते हैं या जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं तो हम ये समझते हैं या हमारे जहन में ये होता है कि तमाम हालात दुरुस्त रहेंगे, नॉर्मल कंडीशंस रहेंगी, लेकिन रियल टाइम में कंडीशंस नॉर्मल नहीं होती हैं और कंडीशन नॉर्मल ना होने की वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ टाइम भी हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ कैश या अदर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल दी हुई उन्होंने कि अगर कुछ बुलडोज़र्स हैं जो रोड बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अगर आपको 4 बुलडोज़र्स की ज़रूरत है और आपका जो फ्यूचर में अगर आपको पता चलता है कि आपके पास सिर्फ 2 बुलडोज़र ही उस वक्त अवेलेबल होंगे, तो बाकी 2 बुलडोज़र्स आप आउटसोर्स करेंगे, यानी कि किसी और कंपनी से मंगवाएंगे, तो जिसकी कॉस्ट आपको बहरहाल जो आपके अपने रिसोर्सेज या इक्विपमेंट है उससे ज़्यादा पड़ेगी। तो उस ज़्यादा कॉस्ट की वजह से आपके ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसे प्रेडिक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। थिंग्स गो रॉन्ग ऑन प्रोजेक्ट्स। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो डिज़ाइन आपने बनाया है बिल्कुल वो 100% वैसे का वैसा रियल टाइम में इम्प्लीमेंट हो जाए और वैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। चीज़ें जब आप काम करना शुरू करते हैं तो ख़राब भी होती हैं। वो ख़राबी किस सेंस में हो सकती है, आपके डिज़ाइन फ्लॉज हो सकते हैं, आपकी एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं, आपकी रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी हो सकती है। तो इन तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको भी कंसीडर करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि जिसमें गलतियाँ ना हों, आप चीज़ें भूल ना जाएं या कुछ न्यू चीज़ें एडजस्ट या कुछ पुरानी चीज़ें प्लस माइनस ना हो रही हैं। तो इसके लिए क्या होता है, मुसलसल आप अपने जो एस्टिमेशन है उसमें चेंजिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू नीड। वो चेंजिंग बड़ी ज़रूरी होती हैं। और अगर ये चेंजिंग्स नहीं की जाएंगी तो जो प्रोजेक्ट की बेस लाइन है वो
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चली जाएगी और उसको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकालने के लिए आप ये चेंजिंग्स करते हैं और इन चेंजिंग्स को अकोमोडेट करते हैं ताकि चीज़ें अपनी बेस लाइन के मुताबिक और प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन की तरफ जाए। Overly optimistic. There is a solid research indicating that there is a tendency in people to overestimate how quickly they can get things done and understand how long it will take them to complete task. जो आपकी प्रोजेक्ट टीम है वो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो जाती है, वो होपफुली है कि या वो इन चीज़ों को कर लेंगे, वो समझने में जल्दी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो उतना ही टाइमली हो जाता है या टाइम ज़्यादा लगाता है उसको कंप्लीट करने में। तो ये नॉर्मली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि जो वर्कर्स हैं, जो प्रोजेक्ट टीम है, वो समझते हैं कि ये काम आसान है, वो ओवर रिएक्ट करते हैं उस चीज़ के बारे में, लेकिन जब ऑन ग्राउंड वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जिस तरह वो समझ रहे होते हैं वो वैसे नहीं होता, जिसकी वजह से टाइम और कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर जाती है। इस फैक्टर को कंसीडर करना भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजिक मिस रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रेटजी कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग को। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल को विन करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल लेने के लिए उसकी जो कॉस्ट है उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं और उसकी जो बेनिफिट्स हैं कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं और उसके जो बेनिफिट्स हैं उन्हें ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो ये कॉस्ट की अंडर एस्टिमेशन और प्रोजेक्ट के बेनिफिट की ओवर एस्टिमेशन बेसिकली स्ट्रेटेजिक मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाती है। यानी कि जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो उसके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए इस फैक्टर को कंसिडर करना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप अपने एस्टिमेशन को रिफाइन कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास क्रिएटिंग अ डेटाबेस फॉर एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग के लिए, ये एस्टिमेशन के लिए आप डेटाबेस डेवलप करें। द बेस्ट वे टू इम्प्रूव एस्टिमेट इज़ टू कलेक्ट एंड अचीव डाटा ऑन पास्ट प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स एंड एक्चुअल्स। पास्ट में जो भी हिस्ट्री में आपने कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं उनकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी, एक्चुअल टाइम था या एक्चुअल एक्सपीरियंस आपको हासिल हुआ है या जो उसके एस्टिमेट्स थे वो आपके पास होने चाहिए। वो ये जो एस्टिमेशन है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं पास्ट प्रोजेक्ट्स के, वो आपको नॉलेज बेस प्रोवाइड करते हैं जो आपके करंट जो प्रोजेक्ट हैं उसकी टाइम और कॉस्ट की एस्टिमेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्रिएटिंग एंड एस्टिमेटिंग डेटाबेस इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में डेटाबेस को क्रिएट करना सबसे बेहतर प्रैक्टिस कंसिडर किया। जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, उनके पास अपने एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें प्रोफेशनल एस्टिमेटर्स मौजूद होते हैं। एग्जांपल के तौर पर बोइंग है, IBM कॉरपोरेशन है। तो इसके अलावा जो बाकी कंपनीज होती हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोजेक्ट ऑफिसेज से डाटा कलेक्ट कर लेती हैं। अगर आप कोई करंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और जो आइटम उस डेटाबेस में मौजूद नहीं है आप उन्हें ऐड भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो मज़ीद हेल्पफुल हो। जो क्वालिटी है डेटाबेस की ये डिपेंड करती है एस्टीमेट्स पर, किस और एक्सपीरियंसेस पर, एस्टीमेटर के एक्सपीरियंस पर। टाइम के साथ साथ जब आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो जैसे जैसे आपके पास रियल टाइम डाटा कलेक्ट होता रहता है, आपकी डेटाबेस इम्प्रूव होती रहती है,
जो स्ट्रक्चर डेटाबेस है ये फीडबैक के तौर पे भी इस्तेमाल होती है किसी भी प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन के लिए, और बेंचमार्क के तौर पे भी कि कोई एक साल पहले अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया था 1 लाख में और उसके लिए जो आपको टीम रिक्वायर्ड थी वो 25 लोग रिक्वायर थे, तो अगर अब हम वही प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं या उसी से मिलता जुलता कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो अगर हम कहते हैं कि 10% इन्फ्लेशन है तो अब 1,10,000 में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए उन्हीं 25 लोगों के साथ। तो ये डेटाबेस के फ़वाइद हैं जिनके ज़रिए एस्टिमेटर्स बेस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। इसी के साथ साथ जो अपने एस्टिमेट किए होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए और जो पास्ट में उनकी एक्चुअल कॉस्ट और टाइम हमारे सामने आया होता है, उसका जो डिफरेंस है वो बेसिकली रिस्क है जो उस एस्टिमेट या उस प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड अप होता है। तो उस रिस्क को भी हम मेजर कर सकते हैं और उस रिस्क को भी रख सकते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कि अगर हम कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट 20 दिन में कंप्लीट होता है लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस की वजह से वो 20 नहीं 22 दिन में कंप्लीट होता है, और ये 2 दिन का गैप तकरीबन अगर हम कहते हैं कि 80 to 90% चांसेस हैं कि ये 2 दिन का गैप पड़ेगा किसी भी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए। तो इस रिस्क को फ्यूचर में जब भी हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाह रहे होंगे उसी तरह का, तो हम इस रिस्क को भी एस्टिमेशन का पार्ट बनाएंगे। अब रिफाइनिंग एस्टिमेट्स में नेक्स्ट जो बात वो करता है वो ये बताते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो कि हमें ज़रूरत होती है उसका एक्यूरेट एस्टिमेट वो अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और दूसरा इसके साथ साथ ह्यूमन माइंड इन्वॉल्व होता है इसमें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं और अदर फैक्टर्स होते हैं जो उन एस्टिमेट्स को एक्यूरेट बनाने में मददगार साबित नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ साथ अगर एस्टिमेट पूरे नहीं होंगे हमारे पास या एक प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं होगी, तो जो डेडलाइन है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू।